हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशंस। और इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, जितना बेसिक्स हो सकता है बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो से। कहने का मतलब जीरो से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही हायर लेवल तक, नीट जेई तक का सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। राइट, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक्चुअली यूनिट जिस चीज का होता है, यूनिट जिस चीज का होता है, डायमेंशन जिस चीज का हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है फिजिकल क्वांटिटी। क्या है वो? फिजिकल क्वांटिटी। राइट, तो इन सब चीजों को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, सबसे पहले उसे पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन सारे जीरो से स्टार्ट करेंगे और हम लोग जेईई नीट तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, तो इन सब चीजों को सबसे पहले, जो कि होल फिजिक्स में आपको बहुत सारे जगह पे फॉर्मूला ड्राइव करने की आपको जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है, वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक्चुअली आप लोग जूनियर क्लास में भी पढ़े होंगे, ठीक है, पर हम लोग हो सकता है उसमें कुछ चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, वो सारी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ क्लियर करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, आगे सीखेंगे। राइट, तो इन सब चीजों को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला जो टर्म हम लोगों को सीखना है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या सीखना है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और सेकेंड टर्म जो हमें सीखना है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये दो क्वांटिटी हमें सबसे पहले जानना है, दो टर्म के बारे में, कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये दोनों टर्म क्या होता है, और इन चीजों के बारे में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे। राइट, क्योंकि ये होल फिजिक्स में आपको कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे फॉर्मूलाज होगा जिसका डिराइव करने के लिए हम लोग इन दो टर्म का बहुत ज्यादा यूज करने वाले। राइट, तो सबसे पहले जो हमें सीखना है, दैट इज क्या है बताइए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कौन सा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। राइट, ये टर्म होता क्या है, सबसे पहले तो हम लोग ये सीखते हैं। सपोज यू हैव अ क्वांटिटी दैट इज 1, और इस क्वांटिटी को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं x। क्या कंसीडर कर लेते हैं? x। और अनदर क्वांटिटीज दैट इज q2, दैट इज कंसीडर्ड एज y। दो क्वांटिटी आपके पास, क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2। हालांकि इन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्वांटिटी के बारे में, क्वांटिटी क्या होता है। फिलहाल इतना जान लीजिए, इस संसार की कोई भी चीज जिसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है, उस सबको क्या कहेंगे? क्वांटिटीज। जैसे लेंथ है, तो इसकी लेंथ इस बोर्ड के लेंथ से कंपेयर कर सकते कि नहीं कर सकते? कह सकते हैं कि इस पेन का जो लेंथ है बोर्ड के लेंथ से क्या है? छोटा है, मतलब वी आर कंपेयरिंग विद दिस लेंथ विद अनदर। राइट, तो हम लोग किसी भी चीज को जब दूसरे क्वांटिटीज के साथ कंपेयर कर सकते हैं, उसके सिमिलर प्रॉपर्टीज के साथ, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए? क्वांटिटीज। क्या कहेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं क्वांटिटी 1 विच इज कंसीडर्ड एज x, और दूसरा क्वांटिटी 2 जिसको कंसीडर कर लेते हैं हम लोग क्वांटिटी 2, और इसको किस से डिनोट करते हैं? y से। एनी प्रॉब्लम? अब सपोज इस चीज को समझने के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता क्या है, इसकी डेफिनेशन कहती है, अगर क्वांटिटी 1 अगर इंक्रीज कर जाए, क्वांटिटी 1 क्या करे? इंक्रीज। समझ? टू क्वांटिटी आर सेड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इफ वन ऑफ देम इज इंक्रीज्ड देन अनदर मस्ट बी इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब ये जो पहली क्वांटिटी है x, अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज करती है तो इसकी वैल्यू क्या करना चाहिए? इसकी वैल्यू क्या करना चाहिए बताइए? इंक्रीज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए। राइट, इंक्रीज। और अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज करती है, इसकी वैल्यू डिक्रीज करती है, इसकी वैल्यू क्या करती है? डिक्रीज करती है, तो क्वांटिटी 2 की वैल्यू क्या करनी चाहिए? क्या करना चाहिए बताइए? ये भी डिक्रीज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? डिक्रीज करना चाहिए। राइट, कहने का मतलब अगर एक क्वांटिटी की वैल्यू इंक्रीज करती है तो दूसरे क्वांटिटी की वैल्यू क्या करना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए। और एक क्वांटिटी की वैल्यू डिक्रीज करती है तो दूसरे क्वांटिटी की वैल्यू क्या करना चाहिए? डिक्रीज करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? डिक्रीज। तो ये जो फिनोमिना है, किसी एक क्वांटिटी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरे की भी इंक्रीज कर रही है। अगर एक क्वांटिटी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो दूसरे की वैल्यू
डिक्रीज कर रही है। ये जो फिनोमिना है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं इसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस चीज को लिखने का एक वे है, ठीक है, इसको लिखा जाता है, इसको लिख सकते हैं x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। पहला वे तो ये लिखने का है। इसी चीज को एक और भी तरीके से हम लोग इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को लिख सकते हैं, दैट इज, तो दूसरा वे क्या है, दूसरा वे है आपका, अगर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर हटाते हैं तो x और y का जो रेशियो है, x और y का रेशियो, ठीक है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। क्या देगा, एक कांस्टेंट वैल्यू। ऑलवेज किसकी रेशियो, x और y की जो रेशियो है ऑलवेज क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, राइट। थर्ड वन, इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं अनदर वे से। कैसे लिखेंगे, अगर सोचो आप इस y को उस साइड ट्रांसपोज कर दे, इस y को क्या करें, उस साइड ट्रांसपोज कर दे, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ y, k टाइम्स ऑफ y, k टाइम्स ऑफ y। बात समझे। अब ये जो मैंने बोला, किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू इंक्रीज करती है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरे भी क्वांटिटी की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज, और एक की डिक्रीज करती है दूसरे को भी डिक्रीज करेगी। इस चीज को लिखने का अपने पास एक वे है, दिस इज, ठीक है। ऐसा लिखने का मतलब है कि x इंक्रीज कर रहा है तो, और x की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो y की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, राइट। y की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। और इसी चीज को, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर हटाते हैं तो x तो x ही रहेगा, और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन के जगह यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल टू, क्या हो जाएगा, इक्वल टू, ठीक है। और इस, ये जो है प्रोपोर्शनलिटी साइन, उसके जगह क्या लगाएंगे हम लोग, इक्वल टू, और इसको हटा करके एक कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट टाइम क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। जैसे इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम लोग रिमूव करेंगे, कांस्टेंट का साइन लगाते हैं, कांस्टेंट और इक्वल का साइन आ जाता है। बाद में कि y x अपनी जगह है, y जहां था वही है, बस क्या किया हमने, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन के जगह इक्वल टू का साइन दिया और साथ में एक कांस्टेंट लगा दिया हम लोग, साथ में क्या किए, कांस्टेंट लगा दिए। हालांकि ये ऐसा क्यों किए, नहीं किए, आज तक आप लोग पढ़े होंगे, हर जगह बता दिया जाता होगा कि प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करते हैं तो हम लोग क्या लगा देते हैं, कांस्टेंट। पर आज आपको फील करवाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, राइट। तो देखिए, ये चीज और ये चीज दोनों सेम चीज है, बस हमें जो मेनली जानना है कि इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर रिमूव करते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करते ही क्या क्या लगाना आपको, इक्वल टू और साथ में कांस्टेंट। क्या लगाते हैं, इक्वल टू और साथ में कांस्टेंट, ठीक है। इसी चीज में देखिए, y को अगर इस साइड ट्रांसपोज कर दे तो ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, यानी x बाय y इज इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। सिमिलरली मैंने इसी स्टेटमेंट को पहले लिख दिया, x बाय y इज इक्वल टू k। एनी प्रॉब्लम। अब सवाल है कि सर ये फिनोमिना आता कहाँ है ये, तो इस चीज को समझने के लिए एक बहुत ही बेसिक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास एक पेन है, कितना है, 1 पेन, राइट। और अगर मैं पूछ दूं इस पेन की कॉस्ट कितना होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट बताइए, कितना, 10 रुपीज, इट्स ओके। कितना है इसका, एक पेन की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज। एनी प्रॉब्लम। अब इस वन नंबर ऑफ पेन जो है इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं x। क्या कंसीडर कर लेते हैं, क्वांटिटी 1, दैट मींस x, राइट, क्वांटिटी 1, और ये क्या चीज है, x। दूसरी, ये जो रेट ऑफ पेन है, पेन का जो रेट है, इसको हम लोग कह देते हैं क्वांटिटी 2, और इसको क्या कंसीडर कर लेते हैं, y। जैसे यहाँ पर देखिए क्वांटिटी 1 था, सेकेंड क्वांटिटी ये है, इसको हमने x कंसीडर करा था, इसको y। यहाँ नंबर ऑफ पेन जो है वो क्वांटिटी 1 है, इसको क्या कंसीडर करते हैं, x, और अनदर क्वांटिटी उसको क्या कंसीडर कर लेते हैं, y, और वो क्या चीज है, रेट ऑफ पेन है, ठीक है। अब सोचो एक पेन की कॉस्ट कितना रुपीज, 10 रुपीज। नाउ टेल मी देयरफॉर 2 पेन्स का जो कॉस्ट होगा, 2 पेन्स की कॉस्ट कितनी रुपीज हो जाएगी बताइए, 20 रुपीज हो जाएगा। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिमिलरली अगर मैं पूछ दूं 3 पेन्स का कॉस्ट कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे, 3 पेन्स का कॉस्ट बताइए, 30 रुपीज। कितना रुपीज, 30 रुपीज। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना हो जाएगा ये, 30 रुपीज। एंड 4 पेन्स का अगर कॉस्ट पूछ दिया जाए तो कितना होगा, 4 पेन्स का कॉस्ट, टेल मी नाउ, कितना आएगा, 40 रुपीज। इसी तरह से अगर 5 पेन्स का कॉस्ट पूछ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 50 रुपीज। ये तो समझ में आ गया सबको। आप मुझे बताओ कि हियर नंबर और पेन्स आर क्या कर रहा है, ये इंक्रीजिंग। क्या हो रहा है,
increasing. Number of pens are increasing. Any problem? And here the rate of pens are also increasing. क्या कर रहा है ये? Increasing. Number of pens और rate of pens दोनों दोनों क्या कर रहा है? Increasing कर रहा है. इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है. नेक्स्ट चीज है, अगर इसी चीज को इनवर्स प्रोसेस मतलब उल्टा करके आप देखिए कि 5 पेन्स का कॉस्ट 50, 4 पेन्स कॉस्ट का 40, 3 पेन्स का कॉस्ट 30 रुपीज. तो अगर इधर से नीचे से अगर ऊपर जाए तो क्या होगा? नंबर ऑफ पेन्स इज डिक्रीजिंग एंड द रेट ऑफ पेन्स इज डिक्रीजिंग. तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर पहली क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है, दूसरी भी इंक्रीज, और अगर उल्टा देखें इसको तो ये डिक्रीज करेगी तो ये भी डिक्रीज करेगी. ये जो फिनोमिना है, इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो कह सकते हैं पेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट. समझ रहे? इस बात को कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हो जाएगा पेन, यहाँ पर हो जाएगा रेट, और लिखने का तरीका ये है, इसे रीड क्या करेंगे कि पेन, नंबर ऑफ पेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेट. राइट? अब यहाँ पर एक्स वाई हमने कंसीडर कर लिया था. ये जो बात है, इस बात को कैसे लिखते हैं हम लोग? एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, और इसी बात को एक्स बाय वाई इज इक्वल टू के. बस समझ आए? बट याद रखने वाले डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल में क्या होता है बताइए? एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज करती है तो दूसरी भी इंक्रीज करेगी. बस समझ में आया? अब इसमें हमें ये जानना है कि सर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट क्यों लगाते हैं? कांस्टेंट क्यों लगाते हैं? सबसे पहले हमें ये जानना, कांस्टेंट हम लोग क्यों लगाते हैं? बस समझ में आया? इस चीज को समझने के लिए आइए आगे देखते हैं. तो कांस्टेंट क्यों लगाते हैं? तो अभी आपके पास एक एग्जांपल था क्वांटिटी 1 दैट इज x, एंड अनदर वन इज, बताइए, क्वांटिटी 2, अनदर वन इज क्वांटिटी 2 दैट इज y. ठीक है? तो इसमें क्या था बताइए? एक पेन की कॉस्ट कितनी थी? कितना? 10 रुपीज. और 2 पेन्स का कॉस्ट कितना था? जल्दी बताइए. 20 रुपीज. एंड 3 पेन का कॉस्ट, 3 पेन्स का कॉस्ट कितना था? 30 रुपीज. कितना रुपीज? 30. एंड 4 पेन्स का कॉस्ट बताइए? 40 रुपीज. कितना रुपीज? 40 रुपीज. एंड सिमिलरली 5 पेन्स का कॉस्ट, 5 पेन्स का कॉस्ट कितनी रुपीज था? 50 रुपीज. ऐसा अपने पास पहले से हम लोग कर चुके हैं. राइट? अब इसमें जानना है कि सर आपने बोला था कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, और जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? कांस्टेंट. ठीक है? ये कैसे? तो आप मुझे बताओ, याद कीजिए कि आपको मैंने क्या लिखा था? x बाई वाई इज इक्वल टू व्हाट? के. क्या सेम यही स्टेटमेंट लिखा था मैंने बोला था कि वो जो दोनों क्वांटिटीज है x और y, दोनों का रेशियो ऑलवेज क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा. क्या आएगा? कांस्टेंट. आइए सबसे पहला जो क्वांटिटी आपके पास है x में, देखिए x कितनी दे रखी है? x कितना दे रखा है? 1. कितना दे रखा है? 1. अब बाय y कितना है? 10. तो 1 बाय 10. ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो ये एज इट कितना रह जाएगा? 1 बाय 10 ही रहेगा. अब अगर दूसरी क्वांटिटी फिर से देखिए, दूसरा क्वांटिटी कितना है बताइए? कितना है? 2. अब बाय कितना है? y कितनी है बताइए? इसके रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में कितनी? 20. अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे. कितना टाइम्स में? 10 टाइम्स में कितना आएगा? 1 बाय 10. अगेन 1 बाय 10. और क्या नाम है थर्ड क्वांटिटी बताइए? बताओ. 3 बाय 30. ये भी कैंसिल आउट होकर के फिर इस 3 से कितना टाइम में आएगा? 10 टाइम में कैंसिल, दैट विल बी 1 बाय 10. और लास्ट बताइए कितना? 4 बाय 40. 4 बाय 40. ये 4 से ये भी फिर से 10 टाइम्स में कट जाएगा. कितना आएगा? 1 बाय 10. आप बताइए कांस्टेंट किसे कहते हैं? ऐसा मैथमेटिकल सिंबल जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज कभी भी चेंज नहीं होती, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट. आप खुद से देखो, यहाँ पर एक्स वाई की रेशियो कितनी आ रही है? यहाँ पर एक्स वाई की रेशियो 1 बाई 10. 1 बाई 10. यहाँ एक्स वाई की रेशियो कितनी आ रही है? 1 बाई 10. यहाँ पर एक्स वाई की रेशियो कितनी आ रही है? 1 बाई 10. यहाँ एक्स वाई की रेशियो कितनी आ रही है? 1 बाई 10. इच एंड एवरी केस, हर केस में आपने क्या देखा कि x और y की रेशियो एक ही नंबर आ रहा है. क्या चीज? 1 बाई 10, 1 बाई 10, 1 बाई 10. और जब किसी भी मैथमेटिकल सिंबल का न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो x और y का रेशियो यहाँ पर भी 1 बाई 10 आ रहा है, यहाँ भी 1 बाई 10, यहाँ भी 1 बाई 10, यहाँ भी 1 बाई 10, और आगे करेंगे तो वहां भी क्या आएगा? 1 बाई 10. मतलब हर केस में इसका जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1 बाई 10. और वो क्या है? एक फिक्स
न्यूमेरिकल वैल्यूज है, मतलब उसकी वैल्यू चेंज कहीं पर नहीं हो रही, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट x by y is equal to constant। बात समझ में आया? x by y is equal to constant क्यों होगा? तो पीछे समझ में आया x by y is equal to constant क्यों होगा? इसी में अगर y को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो डिवाइड इस साइड जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो x y is equal to कितना हो जाएगा? k टाइम्स ऑफ y। तो समझ में आया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ में आया? इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यस बोलिए। हाँ, ये ओनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए, इट्स ओके। अब नेक्स्ट जो हमें चीज सीखनी है वो अपने पास जो टॉपिक है नेक्स्ट, दैट इज बताइए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या चीज है वो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब सवाल है कि सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो अभी हमने पढ़ा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अब हमें क्या पढ़ना? अब हमें डायरेक्टली नहीं पढ़ना, अब हमें क्या पढ़ना बताइए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ना। क्या पढ़ना है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। क्या पढ़ना हम लोगों को? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब सवाल है कि सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? फिर से हम लोग दो क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। सपोज आपके पास क्वांटिटी नंबर 1 दैट इज कंसीडर्ड एज x and another one is quantity number 2 that is considered as y। any problem? इसमें क्या होता है? इनवर्स का मतलब आप जानते हैं उल्टा, ठीक है। वर्ड ही साथ साथ पता चल रहा है क्या है? उल्टा। मतलब कि अगर क्वांटिटी 1 x अगर इंक्रीज करता है, क्या करता है? इंक्रीज करता है, तो आप मुझे बताइए क्वांटिटी 2 जो है वो क्या करनी चाहिए? डिक्रीज। उल्टा क्या होता है? ये क्या करना चाहिए? डिक्रीज करनी चाहिए। अगर क्वांटिटी 1 इंक्रीज करता है तो वो क्या करेगा? डिक्रीज। और क्वांटिटी 1 अगर डिक्रीज करता है, क्या करता है? डिक्रीज करता है। क्या करेगा? डिक्रीज, ठीक है। क्वांटिटी 1 क्या करेगा? डिक्रीज करता है। तो बताइए क्वांटिटी 2 क्या करेगा? इंक्रीज। क्वांटिटी 1 क्या करना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए, राइट। अगर ये इंक्रीज करता है तो डिक्रीज, और ये डिक्रीज करता है तो इंक्रीज। ये जो सिचुएशन है, इसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पर मैथ में ऑलवेज, फिजिक्स में ऑलवेज हम लोग सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। तो आखिर सिंबॉलिक इसे कैसे लिखे? तो सिंबॉलिक लिखा जाता है x is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। x is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। एक तो फर्स्ट वे ये है, पहला वे ये है। इसी चीज को अनदर वे में अगर आप लिखना चाहते हैं, अनदर वे में लिखना चाहते हैं, तो ये इनवर्सली, उसमें क्या था याद है? डायरेक्टली में रेशियो आता था x by y is equal to constant। इसमें क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट आ जाएगा x y is equal to k। प्रोडक्ट ऑफ x y is equal to क्या आएगा बताइए? k, राइट। सिमिलरली अगर y को उस साइड ट्रांसपोज कर दीजिए तो इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, उधर जाके डिवाइड। यानी कि थर्ड जो आपके पास थर्ड जो तरीके वे है आपको लिखने का, इसको क्या लिख सकते हैं? x is equal to k टाइम्स है 1 by y, k टाइम्स 1 by y। एक ये तरीका है, हालांकि तीनों एक ही चीज है, ठीक है। इसी चीज को मैंने y को उधर ट्रांसपोज कर दिया तो डिवाइड में आ गया। इसी y को अगर इस साइड ट्रांसपोज कर देंगे तो ये इधर आके मल्टीप्लाई, तो x y इक्वल टू k आएगा, या फिर x इक्वल टू k टाइम्स ऑफ y। मतलब सीधा बात हम जानिए कि अगर ये जो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन है इसको अगर हटाएंगे, क्या करते हैं? इसे अगर रिमूव करते हैं तो क्या होगा? इक्वल टू देंगे और साथ में कांस्टेंट का साइन लगाएंगे। अब ऐसा क्यों होता है? एक और एग्जांपल हम लोग अभी सीखते हैं। जैसे उसमें किया था सेम इसमें भी वैसा ही होने वाला है, राइट। हाँ, सबसे पहली बात है कि इस सिचुएशन का एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज, और एक डिक्रीज तो दूसरा इंक्रीज। ये कैसे? इसका एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? क्वांटिटी फर्स्ट एक्स कंसिडर किया था, और क्वांटिटी सेकेंड क्या कंसिडर किया था? y। तो हम क्वांटिटी 1 में क्या करते हैं? नंबर ऑफ मैन लेते हैं, नंबर ऑफ मैन। सपोज कि 1 मैन है। कितना मैन है? 1 मैन है। आपके पास एक वर्क है। क्या है? एक वर्क समझते हैं? वो वर्क वैसा भी हो सकता है, ठीक है। आपके पास क्या है? वर्क, ठीक है। इस वर्क को 1 मैन, कितने में? 1 मैन सपोज कि 30 डेज में कंप्लीट करता है। कितनी देर में फिनिश करता है उस वर्क को? 30 डेज में, राइट। तो अगर मैं कहूं आपसे कि 2 मैन अगर मिला दिया जाए, कितने मैन?
टू मैन को अगर मिला दिया जाए तो सेम वर्क को कितना दिन में खत्म करेगा? कितना डेज में? 15 डेज में। कितने डेज में? 15 डेज में। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। कितने डेज में कंप्लीट करेगा बताइए? कितना डेज में? 15 डेज में। एनी प्रॉब्लम? कितना डेज में कंप्लीट करेगा? 15 डेज में। प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि 3 मैन को मिला दिया जाए तो बताइए, तो कितना डेज में? कितना? दैट्स रॉन्ग, ठीक है। अब यूनिटरी मेथड में अगर कंफ्यूजन, यूनिटरी मेथड आपको सिखाया जाता होगा, ठीक है। सपोज कि 1 मैंगो का रेट 5 रुपीज है। कितने रुपीज? 5 रुपीज। तो 2 मैंगो का रेट कितने हो जाएगा? 2 into 5 दैट इज 10। क्यों? कि रेट 2 मैंगो का रेट क्या होता है? इंक्रीज होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, बट डिक्रीज होगा तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ये कहाँ सीखता है आपने? यूनिटी मेथड में ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। तो बताइए नंबर ऑफ मैन जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ जो है डेज क्या करना है? डिक्रीज कर रहा है तो 3 से क्या करेंगे? इसमें डिवाइड करेंगे। कितना आएगा? 10 डेज। कितना आ जाएगा इसमें? 10 डेज। एनी प्रॉब्लम? कितना डेज आएगा? 10 डेज, राइट। अब देखिए अगर 4 मैन, कितने मैन? अगर 4 मैन, 4 के जगह कुछ और लीजिए, 5 ले लीजिए। अगर 5 मैन को लगा दिया जाए तो बताइए 6 डेज। कितना डेज आएगा? 6 डेज। और 6 मैन को लगा दिया जाए तो 5 डेज। एनी प्रॉब्लम? अब क्या देख रहे हैं इसमें बताइए नंबर ऑफ मैन आर इंक्रीजिंग बट द नंबर ऑफ डेज आर डिक्रीजिंग। अगर इनवर्स से इसको उल्टा करके देखिए 5 3 2 1, तो इससे इधर नंबर ऑफ मैन क्या होगा? डिक्रीज। और इसको पलट के देखिए तो नंबर ऑफ डेज इंक्रीज, ठीक है। ये कर रहा है आपका क्या चीज बताइए? इंक्रीज। क्या कर रहा है? इंक्रीजिंग। क्या कर रहा है? इंक्रीजिंग। और ये क्या कर रहा है आपका? डिक्रीजिंग। क्या कर रहा है? डिक्रीजिंग। एनी प्रॉब्लम? ये डिक्रीज कर रहा है और ये इंक्रीज कर रहा है। बात समझ में आया? और इसी फिनोमिना को हम लोग क्या लिखे थे अभी? इसी चीज को भी आपने क्या लिखा था बताइए? कैसे? x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है। इसी चीज को दूसरे टर्म में कैसे लिखा था आपने? एक्स वाई इज इक्वल टू के, ठीक है। इसी में y को अगर उससे ट्रांसपोज कर दिए तो कितना हो जाएगा बताइए? x इज इक्वल टू के टाइम्स इंटू 1/y। ये तरीका था, हाँ या ना? अब सवाल था कि प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। तो अपने पास क्या था बताइए? एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है? के। तो हम लोग भी इसमें से एक्स वाई को फाइंड आउट करते हैं। अगर दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाए? सेम, यानी कि ईच एंड एवरी केस में अगर सेम आ जाए मतलब वो क्या है? कांस्टेंट है। तो पहला केस बताइए तो कितना है? नंबर 1 कितना है? 1 इंटू वाई कितनी है? 30। मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 30। सेकंड बताइए, सेकंड बोलिए कितना है? 2 इंटू 15 कितना आएगा? 30। थर्ड केस बताइए 3 इंटू 10 दैट इज 30। फोर्थ केस बताइए 5 इंटू 6 कितना आएगा? 30 एंड सो ऑन। आप ईच एंड एवरी केस में क्या देख रहे हैं कि एक्स और वाई का प्रोडक्ट एक फिक्स नंबर आ रहा है, हाँ या ना? एक्स वाई का क्या आ रहा है? एक्स और वाई का प्रोडक्ट क्या रहा है? एक फिक्स नंबर आ रहा है। और जब क्या नाम है कभी भी किसी चीज का न्यूमेरिकल वैल्यूज, कोई भी मैथमेटिकल सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज नहीं होता है तो वैसे चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट। और यहाँ हर केस में एक्स और वाई का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 30 आ रहा है, सेम आ रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज ऑलवेज के, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार क्या नाम है चीजें सीखने को आपको मिलेगी। बताइए वो क्या चीज है? चलिए ठीक है, सबसे पहले आप सुनिए तो उसके बाद बोलना है, ठीक है। आप बताओ, मैंने बोला x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। पहला तो बात ये मैंने सिखाया आपको। दूसरी बात मैंने सिखाई, ठीक है, कि x इज क्या चीज? x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ऐसा हमने पढ़ा, ऐसा ही हमने सीखा, राइट। तो हमने क्या सीखा? ये जो सिंबल है, इस सिंबल को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहाँ आइए, इस सिंबल को यहाँ क्या पढ़ते हैं? इनवर्सली एक मिनट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है?
दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है तो होना चाहिए, दिक्कत नहीं है तो होना चाहिए, क्योंकि ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल की आप बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही नहीं। ठीक है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही नहीं। और ये जो सिंबल को जिसको मैंने अभी बोल दिया यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये भी एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल है ही नहीं। फिर सर है क्या? तभी से तो आप पढ़े जा रहे हैं एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, और ये क्या है? एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। तो फिर कैसे पढ़ रहे हैं? तो फिर सिंबल है क्या चीज का? एक्चुअली ये सिंबल जो है, जिस सिंबल की हम बात कर रहे हैं, ये सिंबल इनवर्सली या डायरेक्टली का नहीं है। ये सिंबल है आपका, ये सिंबल किस चीज का बताइए? ये सिंबल है वेरीज का। क्या चीज का? वेरीज का। किस चीज का? वेरीज का। ये भी सिंबल किस चीज का बताइए? वेरीज का। ठीक है, ये सिंबल किसका है? वेरीज का। और वेरीज का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होगा? इसका क्या मतलब होता है? चेंज। इसका क्या मतलब होता है? चेंज। इसका क्या मतलब होता है? चेंज। वेरीज मतलब क्या होता है? चेंज। क्या होता है? चेंज। या तो आप इसको साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? साइन, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ऐसा पढ़ सकते हैं। या फिर इसको क्या पढ़ेंगे आप लोग? वेरीज का। ठीक है, बोलिए। डेल्टा लगा देना चाहिए, पर यहाँ वेरीज का सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, उसके बारे में, डेल्टा के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग? ये जो साइन है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये एक्चुअली है किस चीज का साइन? वेरीज का। ये सिर्फ हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि अगर x की वैल्यू चेंज करती है, x की वैल्यू चेंज करती है, तो y का भी वैल्यू चेंज करेगा। मतलब क्या? अगर तू बदल जाएगी तो मैं भी बदल जाऊंगा। बात समझे? कांस्टेंट रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अगर x की वैल्यू चेंज करती है तो y की वैल्यू चेंज करेगा। अब वो कैसे करेगा, ये सिंबल इस बात को नहीं बताता। ये सिंबल इस बात का इंफॉर्मेशन नहीं देता है कि ये इंक्रीज कर रहा है तो ये भी इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज कर रहा है तो वो इंक्रीज करेगा। इस बात का इंफॉर्मेशन ये वाला सिंबल नहीं देता है। ये सिंबल क्या बताता है? सिर्फ और सिर्फ इतना बताता है कि तू बदल जाएगी तो मैं भी बदल जाऊंगा। समझ में आ रहा है? और इसका भी यहाँ पर भी सेम सिचुएशन। अब सवाल है सर फिर डायरेक्टली और इनवर्सली पर किसको रहे हम लोग? डायरेक्टली इनवर्सली पर किसको रहे? ये तो सिर्फ बता रही है चेंज करेगा तो ये भी चेंज करेगा, पर कैसे चेंज करेगा? एक इंक्रीज कर रहा है, दूसरा भी इंक्रीज, एक डिक्रीज कर रहा है, दूसरा भी डिक्रीज या इंक्रीज, इस बात का तो इन्फॉर्मेशन ये देता नहीं है। फिर पर कैसे रहे? तो आप लोगों को बचपन से पढ़ाता गया है कि अगर आपसे पूछा जाए 6/7, 6/7 एक नंबर है, 6/7 एक, इसका रेसिप्रोकल बताओ, तो क्या बताते हैं आप? 7/6। मतलब क्या करते हैं आप इसको? उल्टा। ठीक है, रेसिप्रोकल में क्या करते हैं? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, मतलब दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं बोल दूं कि 5 का रेसिप्रोकल बताओ, 1/5, तो y का रेसिप्रोकल बताओ कितना हो जाएगा? y का रेसिप्रोकल 1/y। रेसिप्रोकल मतलब एक तरह से इनवर्स। रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स, मतलब उल्टा। बात समझ रहे हैं? तो आप बताइए इस y का इनवर्स कैसे लिख रहे हैं? 1/y। बात समझ रहे हैं? और इनवर्सली में देखिए क्या लिखा हुआ है? 1/y लिखा हुआ है। और इसमें डायरेक्ट क्या लिखा हुआ है? y। बात समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा? तो ये डायरेक्टली अगर y लिखा रहता है तो इसका मतलब x इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज, और x डिक्रीज तो y भी डिक्रीज। तो आपको एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, ये बात कहां से पता चलता है? इस y से, और यहाँ 1/y से। बात समझ में आया? नीचे में है मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ऐसे डायरेक्ट ऊपर में लिखा हुआ है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बात समझ में आया? ये सिंबल कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सिंबल जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, बताइए इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल अच्छे से समझ गए। अब नेक्स्ट जो हमें टर्म समझना है, इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, आप मुझे बताएं। ठीक है, सबसे पहला चीज, ठीक है, आपने सर्कल पढ़ा? सर्कल ये क्या है? एक सर्कल है, राइट? सर्कल में क्या होगा? सेंटर भी होगा, रेडियस भी होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद डायमीटर भी होगा। क्या चीज हो जाएगा? डायमीटर। ये तो रेडियस ही है, और दोनों को अगर मिला दिया जाए क्या बच जाएगा? ये डायमीटर। तो मुझे बताइए कि डायमीटर इज इक्वल टू कितना?
टू रेडियस, डायरेक्ट d इक्वल टू 2r, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें मुझे बताना है कि d और r में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली या फिर इनवर्सली। d और r में जल्दी आंसर बताइए फटाक से, d और r में कैसा रिलेशन? डायरेक्टली, d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, जैसे जैसे r अगर इंक्रीज करेगा तो d भी, क्योंकि 2 क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है। 2 क्या है? कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है? 2 को अगर हटा दिया जाए तो d क्या हो जाएगा? अभी आपने देखा ना यार कि इस सिंबल का ये जो प्रोपोर्शनलिटी के साइन है उसको हटाते तो क्या लगाते हैं यहाँ पर? कांस्टेंट लगाते हैं। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं यहाँ पर? कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को अगर हटा दिया जाए तो सिंपल सी बात फिर से वापस कहाँ आ जाएगा? इस सिंबल पे आ जाएगा। समझ रहे? ये क्या लिखा है? x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अगर इस सिंबल को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? कांस्टेंट। ठीक है, x इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ y, कांस्टेंट लगाते हैं। तो कांस्टेंट को हटा देंगे तो x क्या हो जाएगा? फिर से नहीं समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है? चलिए देखिए, मैं कह रहा हूं, पहला देखिए इस चीज को समझना, आंसर तो वही होगा। पहला देखिए मैंने क्या बोला कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, हाँ या ना? तो इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब आप हटाते हैं, क्या करते हैं? हटाते हैं। कितना लिखते हैं आप बताइए? x इज इक्वल टू k टाइम्स y, ये लिखते हैं। अब मैं कह रहा हूं इसका जस्ट पलटिए, उल्टा सीखिए। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को, ये वाला जो k है, ये वाला जो कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हटा दूं, क्या फिर से वापस ये सेम चीज नहीं हो जाएगा क्या? नहीं समझ में आ रहा? ऐसा है तो ऐसा कर रहे हैं, तो इसमें से k को अगर रिमूव कर दिया जाए क्या फिर से ऐसा नहीं होगा? दूसरा चीज, दूसरा क्या था बताइए? तो x इज, बताइए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, सेम थिंग। अगर मैं कहूं कि इसके प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? k टाइम्स ऑफ 1 बाय y। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सिंपल सी बात है, इसका जब इन्वर्स करेंगे तो फिर से इसके कांस्टेंट को अगर रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा? यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं हो जाएगा। तो मैंने बोला कि d इक्वल टू कितना? 2r। तो अगर 2 को अगर हटा दिया जाए, 2 को हटा दिया जाए तो d क्या हो जाएगा? r। दैट्स वेरी सिंपल। और जेई नीट हर तरह जितने भी कंपटीशन है उसमें इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछेगा, पर ऐसे डायरेक्टली आपको नहीं देगा। आपको खुद ही आपको एक्सप्रेशन भी फाइंड करना है और उस एक्सप्रेशन में पता करना रहता है कि कौन किसके डायरेक्टली और इनवर्सली है और किस तरीके से वो डायरेक्टली और इनवर्सली है। राइट? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, अगर मैं लिख दूं सरकमफेरेंस इज इक्वल टू, बताइए सरकमफेरेंस इज इक्वल टू क्या होता है? सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r। ये तो सबको पता है। आप मुझे बताएं कि इसमें कौन किससे और कैसे रिलेट करता है? आंसर बताइए। 2 पाई कांस्टेंट है, तो सिंपल सी बात है, c और r कैसे लिख रहा है? c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? कब ऐसा होगा? जब हम लोग ये 2 और क्या करेंगे? पाई को रिमूव कर देंगे। 2 और पाई को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा? c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। ये सब बातें समझ में आ रही है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है? पक्का? ठीक है। अब बताइए वॉल्यूम ऑफ अ कोन, बताइए क्या होता है वॉल्यूम ऑफ अ कोन? पाई आर, पाई आर एल। कौन पूछ रहा हूं मैं? कौन? वॉल्यूम ऑफ अ कोन। ठीक है, कोन का वॉल्यूम बताइए कितना? 1/3। उसके बाद बताइए क्या? पक्का? क्या क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? पाई स्क्वायर एच। कितना होता है पाई स्क्वायर एच? ये किसका वॉल्यूम होता है? कोन का। ठीक है, इसमें बताइए कौन किसके और कैसे रिलेट कर रहा है? आंसर फास्ट। 1/3। ठीक है, तो फिर बताइए कैसे, कौन क्या कैसे रिलेट कर रहा है? नंबर 1, इसमें 2 गो वेरिएबल है, कौन कौन सा? आर एन एच। इसका मतलब ये जो वॉल्यूम ऑफ कोन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? आर स्क्वायर के। आर एच नहीं, आर स्क्वायर। एंड सेकेंड वन, एक साथ मत बोलिए, अलग अलग। दूसरा बताइए वॉल्यूम ऑफ कोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। बात समझ में आया? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? इतना सारा क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 आइए, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4, सपोज आपके पास बहुत ही इजी, ठीक है, सपोज कि एक मास है m1, कितना है m1, अनदर मास इज m2। ऑलरेडी ये सब चीजें आप क्लास 9th में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r, इन दोनों के बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो फोर्स कितना के इक्वल होगा, जल्दी बताइए कितना होगा? F इज इक्वल टू g इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। ये सब चीजें आपने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है। आपको क्वेश्चन नंबर 4 में यही बताना है कि फोर्स जो होता है मास और दोनों के बीच के डिस्टेंस से कैसे रिलेट करता है। चलिए फास्ट, या फोर्स इज नंबर 1, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर masses, and second one, force is inversely proportional to r square 1 by r square, 1 by r square, ठीक है। इनवर्सली हालांकि बोल रहे हैं तो कितना हो जाएगा 1 by r square। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। क्या चीज? जी आपका क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हटा दिया जाएगा तो इक्वालिटी का साइन हट जाएगा और एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? m1 इंटू m2। एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसमें कोई कंफ्यूजन? अब देखिए ऐसे ही रैंडमली एक चीज मैं दे रहा हूं। सपोज आपके पास कोई भी क्वांटिटी है, क्या नाम है? अल्फा। कोई भी क्वांटिटी है अल्फा, ये रिलेट करता है, ये क्या करता है? रिलेट करता है किस किस चीज से? देखिए 4 टाइम्स ऑफ पाई, 4 टाइम्स ऑफ पाई इंटू बताइए बीटा का स्क्वायर बाय गामा टू द पावर 4, गामा टू द पावर 4 एंड और कुछ बताइए। गामा, ये गामा है, ठीक है, गामा टू द पावर 4, ठीक है, गामा टू द पावर 4 एंड y टू द पावर 5, y टू द पावर 5। 4 एंड 5 कांस्टेंट है आपका, बीटा गामा और y ये सारे के सारे क्या है? वेरिएबल है। आपको बताना है कि ये अल्फा बीटा गामा और y से कैसे रिलेट कर रहा है। टेल मी फास्ट नाउ। नंबर अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीटा स्क्वायर, गुड। सेकेंड वन, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गामा टू द पावर 4 एंड थर्ड वन, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y की पावर 5। बात समझ में आया? y की पावर 5, y टू द पावर 5। इसमें कोई कंफ्यूजन समझ में आ गया? इस तरह से ये जो छोटे मोटे क्वेश्चन था इसमें से कोई दिक्कत है तो बताइए। अब आप लोग थोड़ा बहुत तो क्लास 10th में कुलम्ब्स लॉ पढ़ा था आपने, हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, सपोज आपके पास कोई भी चीज दे रखी है, ठीक है, क्या दे रखी है? ठीक है, बोलता है कि ये मान लीजिए एक चार्ज है Q1, ये चार्ज क्या है? Q1, और ठीक इससे एक r डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे, ठीक है, अनदर चार्ज है दैट इज Q2, अनदर चार्ज क्या है? Q2, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, लगने वाला फोर्स दैट इज कौन सा फोर्स? इसमें आप लिखिएगा तो लिख सकते हैं Fg। कौन सा फोर्स की बात करें? ग्रेविटेशनल। और यहाँ पर कौन सा फोर्स की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किससे के बराबर होता है बताइए? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, किसके? आर स्क्वायर। अब इसमें बताना है कि ये एफ ही, क्या चीज? एफ ही किससे कैसे रिलेट करता है। चलिए टेल मी फास्ट। ये सारे कांस्टेंट है, ठीक है। इसकी वैल्यू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं k टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, बाय कितना? आर स्क्वायर, कितना? बाय आर स्क्वायर। बात समझ में आया? तो आप मुझे इसमें से बताइए कि एफ ही जो है इन सब से कैसे रिलेट करता है, बताइए। टेल मी फास्ट। k की वैल्यू आप लोगों को पता होगा, k कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है।
टेल मी फास्ट। क्या ये सारे चीजें जितनी भी अभी मैंने बात कर रहा हूँ ऑलरेडी आप जूनियर क्लास में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो बताइए एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ ई कितना हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q1, बोलिए Q1 इंटू Q2। सेकेंड वन F is inversely proportional to 1 by R square। That's very simple। समझ में आया? चलिए एक और रैंडमली आपको रिलेट करके क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत है तो बताइए। पक्का? आपको एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इसका फॉर्मूला कितने बच्चों को पता है? जल्दी बताइए। नहीं पता है, नहीं पता है। चलिए अच्छा, जनरल तो पता ही होगा, जनरल फोर्स का फॉर्मूला पता है आपको? चलिए क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका ही बताइए मुझे, बोलिए। एफ कैसे? अच्छा सबसे पहले बताइए कि मास जो है कांस्टेंट हो सकता है क्या? मास कांस्टेंट हो सकता है क्या? वेरिएबल भी हो सकता है? कैसे वेरिएबल कैसे होगा? अगर मास को वेरिएबल रखना है तो वेरिएबल होगा कैसे? सिचुएशन एक बताइए जिसमें पता बताइए। फोर्स वेरिएबल होगा, मास को वेरिएबल रखना होगा, जबकि पहले उसके लिए एक्सेलरेशन को कांस्टेंट करना। अब सुनिए मेरी बात को, ऐसे नहीं होता। मैं कह रहा हूँ कि फोर्स मास जो है वेरिएबल किस सिचुएशन में हो सकता है? ट्रक आपने देखा, ट्रक कुछ ऐसा रहता है, ट्रक देखे कि नहीं देखे? ट्रक, ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। इसमें सैंड भर दीजिए। क्या भर देते हैं? सैंड। सैंड समझते हैं ना, बालू, ठीक है, इसमें डाल दीजिए और यहाँ से कुछ थोड़ा सा छेद कर दीजिए, इससे बालू क्या होगा? गिरना शुरू होगा। तो ट्रक का जो ओरिजिनल पहले जो मास था बालू को इंक्लूड करके टोटल मास इसका होगा। अब ट्रक जा रही है रोड पे, ट्रक रोड पे जा रही है, अब धीरे धीरे इसका इससे सैंड क्या होगा? बाहर गिरता चला जाएगा, हाँ या ना? तो उस केस में धीरे धीरे इसका मास जो है डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? डिक्रीज। मास चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ऐसे केस में किसी भी बॉडी की मास भी चेंज कर सकती है। इससे अच्छा एग्जांपल आपके पास रॉकेट है। रॉकेट फ्यूल से भरा रहता है, तो लॉन्च होने से पहले जो उसका मास होगा, ठीक है, लॉन्च होने के बाद उससे क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी, फ्यूल उसका डिक्रीज होगा, तो क्या होगा? धीरे धीरे उसका मास भी डिक्रीज होगा, तो मास भी चेंज हो सकता है। तो सपोज कि मास भी यहाँ पर वेरिएबल है, तो फोर्स कैसे रिलेट करता है बताइए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। गुड, ठीक है। इनवर्सली नहीं हुआ, इनवर्सली होने के लिए क्या होना चाहिए? इसको नीचे में होना चाहिए, क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। वेरी गुड, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट जो अपने पास टॉपिक है वो दैट इज क्वांटिटीज। क्या चीज है अपने पास? क्वांटिटीज, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक से अपने पास क्या है? क्वांटिटीज, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें सीखना है वो क्या सीखना है? क्वांटिटीज। अभी मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटीज क्या होता है, कुछ देर पहले मैंने बताया था। तो क्वांटिटीज क्या होता है? क्वांटिटीज क्या होता है? मैंने बोला था कि संसार का कुछ भी ले लो, एनीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स, एनीथिंग, कोई भी चीज, ठीक है, ऐसे कोई भी टर्म जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको कंपेयर कर सकते हैं। पर कंपेयर जब भी होगा तो किसके साथ होगा? सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले के साथ होगा। कैसे? अगर मैं आपसे कह दूं कि बताइए 5 मीटर, कितना? 5 मीटर जो है, 5 मीटर क्लोज है, 5 मीटर क्लोज है, तो बताइए 2 सेकेंड से, कितने सेकेंड? 2 सेकेंड से ये 5 मीटर का क्लोज कितना ज्यादा है? हंसी आ रही है। 5 मीटर का क्लोज जो है 2 सेकेंड से कितना बड़ा है या छोटा है? क्या बोलेंगे? क्या कर सकते हैं? कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? कि दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है, ठीक है, दोनों की यूनिट अलग है। तो जब भी हम लोग कंपेयर करेंगे तो उसका क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टीज सेम होना चाहिए। बस में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो जब हम उसे क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे किसी भी चीज को उसके सिमिलर प्रॉपर्टी के साथ,
तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, क्वांटिटी, जिससे भी आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम लोग आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, बताइए नंबर 1, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल जानते हैं, गीता में साफ साफ लिखा हुआ, लव इज द बेस ऑफ लाइफ, जीवन का आधार क्या होता है, प्रेम। इसी वर्ड से शुरू करते हैं, बताइए लव एक क्वांटिटी होगी? नो सर, बिल्कुल भी ये क्वांटिटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अरे बिल्कुल ये क्वांटिटी होगी यार, मैंने क्वांटिटी के बारे में क्या बोला, जिसे आप कंपेयर कर सकते हैं। तो घर में कंपेयर नहीं करते हो, है? घर में अपने भाई बहन से कंपेयर नहीं करते हो, मम्मी आजकल तुम बहुत ज्यादा इससे प्यार करती हो, कंपेयर नहीं करते हैं। तो क्या ज्यादा करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। घर में देखते होंगे जिनका एग्जाम हो गया, कोई काम धंधा नहीं है, चलो आईआईटी सेलेक्ट हो गया, आईआईटी में सेलेक्ट हो गया, यूपीएससी क्रैक कर लिया, अब कुछ दिन के बाद तो फिर से पढ़ाई करनी है, तो कुछ दिन क्या करते हैं, घूम फिर लेते हैं, ठीक है, मौज मस्ती कर लेते हैं। तो ज्यादा देर तक वो मोबाइल चलाता है, उसे पेरेंट्स कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि उन्होंने आईआईटी क्रैक कर लिया, ठीक है, समझ रहे हैं। अब जब काउंसलिंग होगा, कॉलेज में जाएंगे, तो फिर से तो उतना ही पढ़ाई लिखाई करना है, ठीक है। कुछ दिन के लिए उसे प्रेफरेंस और छूट दे दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है, इसे तो बहुत छूट दिया जा रहा था, है? सब कुछ आजकल इसको मिल रहा है, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। इसको घूमने मिल रहा है, मोबाइल चलाने मिल रहा है, और मेरा तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है आजकल घर में, मतलब कि बहुत ज्यादा आजकल इनको प्यार मिल रहा है, ऐसा आपको लगता है, ठीक है। तो आप ऐसा बीच बीच में बोल भी देते हैं, मम्मी आजकल सबसे ज्यादा देख रहे हैं, इसे ही प्यार कर रही हो तुम, हाँ या ना, समझ में आ रहा है? तो क्या कर रहे हैं हम, प्यार को क्या कर रहे हैं, एक्चुअली कंपेयर कर रहे हैं। और मैंने क्या बोला डेफिनेशन, कि जिस चीज को भी आप कंपेयर कर सकते हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज के साथ, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वांटिटीज, ठीक है। तो लव क्या है, क्वांटिटीज। सेकेंड वन, और बताइए, ब्राइटनेस होगा क्या, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस क्वांटिटीज होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसे कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, हाँ या ना। कैसे, मोबाइल के एक का ब्राइटनेस कम कर दीजिए, एक का ज्यादा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा वो बताइए, एक का ज्यादा कर दीजिए और एक का कम कर दीजिए, क्या हो जाएगा वो बताइए। एक को अगर हम लोग ज्यादा कर दे और एक को कम कर दे, तो क्या कह सकते हैं हम लोग, क्या चीज, कि इसका ब्राइटनेस ज्यादा और इसका कम है। क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कंपेयर तो कर ही सकते हैं। थर्ड क्वांटिटी क्या है, क्या बताइए, सेकेंड क्वांटिटी, थर्ड क्वांटिटी क्या होगा, थर्ड क्वांटिटी क्या होगा बताइए, हेट। अच्छा, मतलब कि लव लिखे तो हेट लिखना जरूरी है? अच्छा चलिए एक और लेते हैं, चाइल्डहुड। क्या चीज, चाइल्डहुड। बताइए चाइल्डहुड में क्या होगा, लाइट इसका बंद हो गया क्या, इधर से होगा, देखिए तो एक बार ऑन कर दीजिए, ठीक है। तो सेकेंड क्वांटिटी क्या लेते हैं हम लोग, सेकेंड क्वांटिटी है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को क्या हम लोग क्वांटिटीज के क्वांटिटीज बोल सकते हैं, कैसे, बिल्कुल हम लोग क्या कर सकते हैं, चाइल्ड को भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कि चाइल्ड जो है, चाइल्ड क्या होगा, चाइल्ड क्या होगा, क्वांटिटीज होगा या नहीं होगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है, कि हम लोग कंपेयर कर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल हम लोग चाइल्डहुड को भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अक्सर मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, कि देखते होंगे एक, मतलब मान लीजिए कोई ओल्ड मैन है, राइट, और वो बच्चों के साथ खेलते हैं, बच्चों के साथ क्या करते हैं, खेलते हैं। या कोई 35 ईयर्स का हो और बच्चों की तरह वो क्या करता है, खेलता है। कैसे खेलता है बताइए, कैसे खेलता है, बच्चों की तरह, बच्चों के साथ खेलने लग जाता है। हम लोग क्या करते हैं, उस ओल्ड मैन को, या वो जो थोड़ा सा 35 ईयर्स के जो ओल्ड मैन है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उस बच्चों के प्रॉपर्टीज कंपेयर कर देते हैं, और क्या बोलते हैं, इसका बचपना अभी तक नहीं गया। एक ओल्ड मैन को अगर हम देख ले किसी बच्चे का आइसक्रीम छीट के खाते हुए, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कि बहू का बचपना अभी तक नहीं गया है, ठीक है। तो मतलब क्या, हम लोग एक ओल्ड मैन को क्या कर रहे हैं, बचपना से कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए बचपना भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगा। और बताइए, और क्या क्या हो सकता है, चाइल्डहुड, ओल्डनेस, ठीक है, ये सारे के सारे चीज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटीज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और अच्छा, क्या मुझे बताइए, लेंथ जो है, लेंथ, लेंथ का नाम सुने हैं, लेंथ, लेंथ का नाम सुने जी। तो लेंथ को कंपेयर कर सकते कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। इस पेन का लेंथ जो है बोर्ड के लेंथ से कम है,
तो लेंथ भी क्या हो जाएगा, लेंथ भी क्या हो जाएगा, क्वांटिटी। उसके बाद बताइए मास को कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। थर्ड वन बोला जाए, और क्या, टाइम भी कर सकते हैं। क्या फोर्स को कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या स्पीड को कर सकते हैं, स्पीड बिल्कुल कर सकते हैं। किसी को रोड पे देखते हैं बहुत तेज गाड़ी चलाते हुए जा रहा है, कैसा दिखता है वो, क्या बोलते हैं उसके बारे में, पागल हो गया है, हा? तो उसी तरह से स्पीड हो जाएगा। और बताइए, बस टाइम, टाइम, ढेर सारा चीज तो मैंने पढ़ा है। टॉर्क बताइए, टॉर्क होगा, टॉर्क, एक्सेलरेशन एंड, और क्या चीज, वेलोसिटी, मोमेंटम, ये सारा का सारा क्या चीज है, ये सब के सब क्या है, सबके सब क्या है, क्वांटिटी है। पर इन क्वांटिटीज की एक खास बात है, पूछिए क्या खास बात है, दीज ऑल आर कैन बी मेजर्ड, ये जितने भी क्वांटिटीज है ये सबको क्या कर सकते हैं, कैन बी मेजर्ड, ये सबको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। बट इन सबको अगर गौर से आप देखें, किसको बताइए, इन सारे क्वांटिटीज को, इन सारे क्वांटिटीज को अगर आप गौर से देखें तो ये वो क्वांटिटीज है विच कैनॉट बी मेजर्ड, कैनॉट बी मेजर्ड। बात समझ में आया, कैनॉट बी मेजर्ड। ये सारे वो क्वांटिटीज है जिसे हम लोग मेजर नहीं कर सकते, और वो सारे क्वांटिटीज जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। इस हिसाब से हम लोग क्वांटिटी को कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इस मेजरमेंट के बेसिस पे क्वांटिटी को कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। क्वांटिटी जो है, इस क्वांटिटीज को हम लोग मेजरमेंट के बेसिस पे कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बताइए, दो बेसिस पे, दो, कितने, दो, कौन कौन से बताइए, दो, कौन कौन से, फिजिकल क्वांटिटीज, सबसे पहले लिख लीजिए नॉन फिजिकल, ठीक है। फर्स्ट कौन सा, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, पहला कौन सा बताइए, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। और अनदर वन कौन सा, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। पहला कौन सा बताइए, फिजिकल, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, अनदर वन इज फिजिकल क्वांटिटीज। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड, एग्जांपल ऑलरेडी लिखा हुआ है आपका, ठीक है, जिसे हम लोग मेजर नहीं कर सकते। और फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, विच कैन बी मेजर्ड, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको पढ़ना किसके बारे में, नॉन फिजिकल के बारे में या फिजिकल के बारे में, फिजिकल के बारे में, क्योंकि अभी हम लोग अध्यात्म की दुनिया में नहीं जाना है, राइट। तो हमें सबसे पहले जो हमें स्टडी करनी है सेकेंड वन, वो कौन सी क्वांटिटी के बारे में करना है, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। किस चीज के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी। अभी मैंने बताया फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, बताइए, विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, ऑल दोस, ठीक है, कैन बी मेजर्ड, सबको क्या कर सकते हैं, मेजर। एंड एवरी फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ नंबर एंड यूनिट। सवाल है कैसा क्यों लिख सकते हैं, तभी तुरंत बताते हैं। सबसे पहले ये सीखिए, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर क्यू से डिनोट करें, किस चीज डिनोट करें, क्यू से, मतलब क्यू का मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी की, किसकी, फिजिकल, किसकी बात कर रहे हैं बताइए, या राइट, फिजिकल क्वांटिटी का। क्यूब से किसको डिनोट कर रहे हैं बताइए, फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद यू से किसको डिनोट कर रहे हैं, यूनिट को, किस चीज से, यूनिट। एंड बताइए, एन से किसको, नंबर को, एन से नंबर को। सपोज किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्यू से डिनोट कर दिया जाए, नंबर को किससे डिनोट किया जाए, एन से, और नंबर को एन से, और यूनिट को यू से। तो आइए इन सब में रिलेशन देखते हैं, ठीक है। तो इस सेंस में हम लोग, मैंने क्या बोला अभी, कि एवरी फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ नंबर एंड यूनिट। दैट मींस वी कैन से दैट Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, NU। Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, NU। एनी प्रॉब्लम। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, अभी बहुत सारा था आपके पास, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लीजिए। सपोज आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज,
मास। क्या चीज है? मास। ठीक है, मास समझ रहे क्या है, किसको बोलते हैं? क्वांटिटी कंटेंट इन अ बॉडी विच इज कॉल्ड इट मास। तो मास मतलब कि सपोज कि आप लिख लीजिए कितना, 5 kg, 5 kg। अब सवाल है सर कैसे, तो बताइए मास को कैसे बोलिएगा? 5 kg। अगर सपोज कि नहीं बोलते हैं तो क्या होता है, ऐसा देखते हैं। तो किसी जनरल स्टोर पे जाइए आप, ठीक है, और आपको लेना क्या चीज है? सपोज कि आटा लेना है। क्या लेना है? आटा, फ्लोर। क्या लेना है? आटा। तो उसको बोलिए, ठीक है, आटा लेना है। अब उसके दुकान पे जाइए, उसको बोलिए कि भाई साहब मुझे क्या कीजिए, 5 आटा दे दीजिए। क्या दे दीजिए? 5 आटा। अब सामने वाला क्या सोचेगा? ठीक है, 5 आटा कितना, 5 kg दे क्या? तो क्या क्या बोलेंगे आप, बताइए क्या बोलेंगे आप? कि नहीं नहीं हमको 5 आटा ही चाहिए। ठीक है, बोलेगा 5 आटा, 5 आटा थोड़ा मिलता है यार, कितना, 5 ग्राम चाहिए या 5 kg चाहिए? 5 ग्राम चाहिए या 5 kg चाहिए? ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप उसको? ठीक है, नहीं नहीं हमको 5 आटा ही दे दीजिए। क्या बोलेगा? ये पागल हो गया है, इसको भगाओ यहाँ से। समझ रहे नहीं समझ रहे? अगर आप सिर्फ और सिर्फ 5 बोल रहे, सिर्फ और सिर्फ क्या बोल रहे हैं? 5 बोल रहे, तब पर भी आपको क्या हो रहा है? प्रॉब्लम हो रहा है। अब 5 नहीं बोल करके सपोज कि आपको 10 kg आटा चाहिए। कितना kg आटा चाहिए? 10 kg आटा चाहिए। आप उनको बोलिए कि भाई साहब एक काम कीजिए, केजी आटा दे दीजिए। तो 1 kg आटा दे देगा। ठीक है, बोलेगा अरे केजी आटा नहीं, मतलब कि इतना नहीं, हमको केजी आटा चाहिए। ठीक है, बोलेगा मतलब कितना? बोला केजी आटा दे दीजिए ना। ठीक है, तो फिर से 1 kg दे देगा। तो क्या बुझेगा? अब चाहिए इसको 10, वो केजी आटा मतलब कितना समझेगा? 1 kg मांग रहा होगा, 1 kg दे देगा। बात समझ में आया? तो क्या बोलेगा? केजी आटा दे दीजिए। ठीक है, कितना देगा वो? 1 kg। अब बोलेगा कितना केजी, मतलब अरे इतना नहीं, हमको केजी आटा दीजिए। क्या पागल वागल हो गया क्या? कितना चाहिए? 10 चाहिए, 5 चाहिए, कितना बोलेगा ना? बोले नहीं केजी आटा चाहिए, मार के भगाएगा उसको, नहीं भगाएगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ? मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ आप नंबर बोलिए तो पर भी सामने वाले को प्रॉब्लम है। 5 ग्राम चाहिए, 5 kg चाहिए, क्या चाहिए? दिक्कत। अगर क्या नाम है, सिर्फ और सिर्फ आप केजी बोलिए तब पर भी प्रॉब्लम है कि नहीं? तेल लेने जाइए कि 5 तेल दे दीजिए, तो क्या बोलेगा? है? आपको उसका वेट थोड़ा चाहिए, मास चाहिए। क्या बोलिएगा? 5 तेल दे दीजिए, 5 बोतल उठा के दे देगा। ठीक है, अब पता नहीं है 5 kg चाहिए, 5 बोतल चाहिए, क्या चाहिए? समझ रहे? आटा लेने गए, 5 आटा दे दीजिए। ठीक है, 5 आटा कैसे दे देगा? 5 kg देगा, ग्राम देगा, क्या देगा? अब चावल बोल दीजिएगा, 5 चावल दे दीजिए, समझ जाएगा, लगता है पूजा पाठ करने वाला था। 1 2 3 4 5, अरे 5 चावल चाहिए यार, तो 1 2 3 4 5 ले लो। ठीक है, लगता है पूजा वूजा करेगा, तो ऐसा उसका सोच। पर उसको चाहिए 5 kg। ठीक है, कैसे समझेगा? 5 करते रहिए, वो कैसे देगा उसको? समझ रहे मेरी बात को? तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होता है वो सिंगल सिंगल, अगर आप सिर्फ या तो नंबर को बोल दीजिए तो उससे उसकी मीनिंग क्लियर नहीं होती, या फिर सिर्फ उसके यूनिट को बोल देंगे तब पर भी उस क्वांटिटी की क्या होती है? यूनिट क्लियर नहीं होती। इसलिए ऑलवेज अ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ नंबर एंड यूनिट। इतनी बात समझ में आया? जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं? नंबर एंड यूनिट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फिजिकल क्वांटिटी के नंबर, क्या चीज? नंबर। देखिए नंबर और यूनिट में एक अच्छा रिलेशन है, दिखाते हैं। रिलेशन बिटवीन नंबर एंड यूनिट। देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशन बिटवीन नंबर एंड यूनिट। ठीक है, इस चीज को सीखने से पहले आपको बचपन से गाना गाते आ रहे हैं, आपको याद होना चाहिए। कौन सी गाना? आपको पता रहना चाहिए। सुने कि नहीं सुने? मिली सेंटी डेसी मीटर मीटर डेका हेक्टो किलो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो मीटर है, इस मीटर के साथ आप और भी यूनिट को ऐड कर सकते हैं। जैसे मीटर की जगह ग्राम आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ग्राम की जगह लीटर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको पढ़ने कैसे बोले? मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। अगर यहाँ मीटर बोल रहे थे सबके साथ मीटर लगेगा। अगर आप ग्राम बोल रहे हैं तो मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। अगर लीटर बोल रहे हैं तो मिली सेंटी डेसी लीटर डेका हेक्टो किलो लीटर। अब इसको बचपन से आपको गाने के लिए सिखाया गया होगा, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो, अरे उसे भी सुर में बोलो यार, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। ठीक है, इसे आप बचपन से गाते आ रहे हैं, हाँ या ना? पर इस गाना को याद रखना है, आपको यूज कहीं भी आ सकता है। अक्सर बच्चों को ये सब चीजें याद नहीं रहती है। अब सोचिए, देखिए रिलेशन क्या होता है। आपके पास एक क्वांटिटी आपने लिया, क्या चीज था? मास। कितना लिया था आपने?
5 kg। कितना लिया आपने? 5 kg। अब बताओ अगर इस 5 kg को, kg कहाँ पर है? आपके यहाँ पर है। इस 5 kg को हमें चेंज करना है किस चीज में? बताइए। हेक्टोग्राम में। किस चीज में? हेक्टोग्राम में। 5 kg को हेक्टोग्राम में चेंज कीजिए, कितना आएगा? कितना आएगा जल्दी बोलिए। कितना? देखिए एक चीज को और याद रखना है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। और जैसे ही नीचे आएंगे, ये सब चीजें बचपन से आपको सिखाया गया होगा, और नीचे जब आएंगे तो आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड। तो वैसे भी नीचे में देखिए मैंने सबसे छोटा यूनिट ऊपर लिखा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और इन सब में सबसे बड़ा यूनिट क्या है? केजी। फिर इससे ऊपर जाएंगे तो इन सब में सबसे छोटा यूनिट कौन है? मिली। तो ऊपर जा रहे तो छोटा होते जा रहा है, नीचे आ रहे तो बड़ा होते जा रहा है। तो जब बड़ा को छोटा में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल सी बात है, बड़ा हो जाएगा वो नंबर, है ना। तो केजी को जब हेक्टो में चेंज करेंगे तो क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो और हर किसी में 10 रहता है, हर किसी में क्या है? 10। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। कितना हो जाएगा ये? 50 क्या? हेक्टो, हेक्टोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेक्टोग्राम। लास्ट वन, थर्ड वन को अगर चेंज करें, मान लीजिए हेक्टो में डेका में करना है, तो 5 kg को डेकाग्राम में चेंज करना है, कितना हो जाएगा ये? 500 क्या? डेका, डेकाग्राम। 500 डेकाग्राम। सिमिलरली बताइए, अब इस 5 kg को डेका में तो कर चुके हैं, मीटर ग्राम में करना है, कितना हो जाएगा ये? 5000 क्या हो जाएगा ये? ग्राम। 5000 ग्राम एंड सो ऑन, ऐसे लिखते जा सकते हैं। और भी अगर करने का मन है कर सकते हैं। मान लीजिए 5 kg को किस में चेंज करना है? डेसीग्राम में। किस चीज में? डेसीग्राम में। कितना हो जाएगा? 5000 के जवाब कितना हो जाएगा? 50,000 क्या होगा ये? डेसीग्राम। कितना हो जाएगा? डेसीग्राम। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, इतना तो समझ रहे हैं आप, हाँ या ना? पक्का। अब इन चीजों को अगर समझना है तो आप गौर से यहाँ पर देखिए, हर केस में यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। यहाँ देखिए तो नंबर कितना था? 5 से कितना हो गया? कितना हो गया? 50 से कितना हो गया है? 500। 500 से 5000, 5000 से 50,000। क्या होते जा रहा है? गौर से देखिए तो नंबर क्या होते जा रहा है? इंक्रीज करते जा रहा है। नंबर क्या होते जा रहा है? इंक्रीज करते जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? नंबर क्या होते जा रहा है? इंक्रीज करते जा रहा है। इसमें कोई कंफ्यूजन? नंबर क्या होते जा रहा है? इंक्रीज करते जा रहा है। और इसका गौर से देखिए तो इसके यूनिट क्या हो रहा है? देखिए तो केजी क्या था? केजी था। केजी से बड़ा होता है कि छोटा होता है? हेक्टोग्राम छोटा होता है, ठीक है। डिक्रीज किया, फिर और देखिए और डिक्रीज किया, आगे देखिए और डिक्रीज, आगे देखिए और डिक्रीज किया। तो नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, और आपका यूनिट क्या हो रहा है? डिक्रीज। और ऐसे फिनोमिना के बारे में ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं। जब एक क्वांटिटी इंक्रीज करता है और दूसरा डिक्रीज करता है, क्या कहते हैं उसको? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं उसको? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ के लिखिए। तो पहला क्या था आपका? मास था। कितना था बताइए? 5 kg। 5 kg। उसके बाद बताइए 5 से 50 क्या था? बताइए ये क्या था? देसी था। हेक्टो क्या था? हेक्टो, हेक्टोग्राम। तुरंत मतलब 2 सेकेंड भी नहीं लगता है, बताइए आप भूल जाते हैं। उसके बाद क्या था? 500। जल्दी बोलो यार, क्या था? डेका, डेका ग्राम। कितना था? डेका ग्राम, ठीक है। मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका, तब हेक्टो। अगला बताइए 5000। 5000 क्या था? ग्राम। 5000 क्या था? ग्राम। उसके बाद 5000 सॉरी, उसके बाद 50,000। 50,000 क्या था? देसी ग्राम। देसी ग्राम। ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसमें गौर से देखिए कि नंबर क्या हो रहा है आपका? नंबर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। नंबर क्या कर रहा है? इंक्रीज। जबकि इसमें देखिए ये सबसे छोटा, इन सब में सबसे छोटा कौन? हेक्टो क्या? केजी सबसे बड़ा, सबसे छोटा। तो इसमें देखिए इधर से क्या हो रहा है? ये इंक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, हाँ या ना? ये डिक्रीज का, ये क्या कर रहा है? नंबर इंक्रीज कर रहा है और ये डिक्रीज कर रहा है। बस समझ में? नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज करते जा रहा है और ये
डिक्रीज करते जा रहा है। इसमें कोई कंफ्यूजन? और ऐसे फिनोमिना को क्या बताते हैं आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब हम लोग कह सकते हैं जो नंबर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, यूनिट के, किसके, यूनिट के। और इसी चीज में, किस चीज में, इस चीज में अगर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर हम लोग रिमूव करेंगे तो क्या होगा, ऑलरेडी आपको सिखा रखे हैं। कितना हो जाएगा, याद है, डायरेक्ट लिखो एन यू इज इक्वल टू के, एन यू इज इक्वल टू के, ये ऑलरेडी आपको सिखा रखे हैं। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट वन, अब यहां से आगे की बात अगर सीखा जाए, ठीक है, इस सब में एक खास बात है, देखिए दिखाऊं, मुझे बताइए 5 kg और 50 हेक्टोग्राम दोनों इक्वल है या डिफरेंट है? इक्वल है। और 500 डेकाग्राम और 50 हेक्टोग्राम, 5 kg, 5000 ग्राम, ये जितने भी है सबके सब इक्वल है या अलग अलग? मतलब इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू सेम है या अलग अलग? पर सब में एक बात है, सबकी यूनिट अलग अलग है और सबकी नंबर भी अलग अलग है। तो मुझे बताइए अगर मैं इसके नंबर को, किसके नंबर को, 5, ये जो है इसको n1 कंसीडर कर लो, कितना कंसीडर कर लो, n1, और इसको क्या कंसीडर कर ले, n2 कंसीडर कर लेते हैं, कितना कंसीडर कर ले, n2, ठीक है। और इसको, सॉरी यूनिट है ना, क्या ये यूनिट, इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, u1, कितना, u1। और इस नंबर को बताइए n2, कितना, n2, ठीक है। और इसके यूनिट को u2, इसके नंबर को बताइए कितना, n नंबर है ना, n3, और इसके यूनिट को u3, इसके नंबर को n4, ठीक है, इसके यूनिट को u4, इसके नंबर को n5, और इसके यूनिट को u5, एंड सो ऑन। अगर और रहता तो हम लोग और कंसीडर कर सकते हैं, है या ना? तो मुझे बताइए सारे के सारे नंबर क्या है, इक्वल है या नहीं, है या ना? अगर इसको क्वांटिटी फर्स्ट बोले, क्वांटिटी सारा तो सेम ही है, तो मुझे बताइए n1 कितना, n1 u1 इक्वल होगा किसके, n2, उसके बाद u2 इक्वल होगा किसके, n3 एंड u3, एंड इक्वल होगा किसके, n4, u4, एंड सो ऑन डैश 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 डैश। ये सारे के सारे इक्वल हो जाएगा किसके, किसी एक कांस्टेंट के, है ना? और ये सारे कांस्टेंट किसके, 5 kg के इक्वल हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? इस तरह से आपके पास एक रिजल्ट बन गया, क्या चीज, n1 u1 is equal to n2 u2 is equal to n3 u3। सिमिलरली क्या चीज, सिमिलरली आप चाहे तो इसका नोट में लिख सकते हैं कि किसी दो रिजल्ट को यूज करके, कहने का मतलब है कि n1 क्या चीज, n1 u1 is equal to n2 u2, n2 u2, इन दोनों रिजल्ट को यूज करके, इन दोनों रिजल्ट को यूज करके क्या कर सकते हैं आप लोग, इसका यूज करके एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना आप सीख सकते हैं, ठीक है। इसका यूज करके एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना सीख सकते हैं। बात समझ में आया? पर कैसे, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा छोटा क्वेश्चन। सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि सपोज कि देयर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, देयर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, आप लिख सकते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी में, उस फिजिकल क्वांटिटी में जो नंबर इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है, नंबर, और उसमें क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी नंबर और यूनिट क्या होगा, दोनों इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो कि आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी दैट इज डिनोटेड बाय क्या चीज, क्यू, ठीक है। इस फिजिकल क्वांटिटी है तो इसमें क्या क्या होगा बताइए, तो नंबर भी होगा और यूनिट भी होगा, नंबर भी होगा और यूनिट भी होगा। इस चीज को आप चाहे तो लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इन अ फिजिकल क्वांटिटी, क्या लिखेंगे बताइए, इन अ फिजिकल क्वांटिटी, इन अ फिजिकल क्वांटिटीज, इन अ फिजिकल क्वांटिटी, इन अ फिजिकल क्वांटिटी, in a physical quantity, in a physical quantity, in a physical quantity, in a physical quantity, number involved, number involved in this quantity, number involved in this quantity, number and unit है
नंबर क्या नंबर है, नहीं दोनों। मतलब क्वेश्चन लिखने से पहले ही नंबर है ये दोनों हो जाएगा। इन अ फिजिकल क्वांटिटी नंबर इन्वॉल्व इन दिस फिजिकल क्वांटिटी इज increasing then its unit is ऑप्शन आपको देगा सपोज इंक्रीजिंग इट इज इंक्रीजिंग, बी में डिक्रीजिंग, क्या होगा डिक्रीजिंग, क्या चीज डिक्रीजिंग, थर्ड में क्या हो जाएगा बताइए, सी में कांस्टेंट, क्या चीज कांस्टेंट, क्या चीज कांस्टेंट, और डी में क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। आप मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, क्या हो जाएगा बी, कौन सा सही हो जाएगा बी। कैसे हो जाएगा सही, क्योंकि किसी भी फिजिकल में क्या बोला गया कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें नंबर इन्वॉल्व जो है उसमें वो क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, तो यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा बताइए डिक्रीज करेगा। अभी ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर नंबर क्या होगा, नंबर क्या होगा अगर इंक्रीज करता है तो यूनिट क्या करता है डिक्रीज, दैट्स व्हाई बी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसमें जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सपोज कहता है कन्वर्ट, क्या चीज कन्वर्ट कितना बताइए, सपोज कि 2 न्यूटन इनटू डाइन यूजिंग N1 U1 is equal to N2 U2। ठीक है, इसका यूज करके आपको क्या कहता है 2 न्यूटन को किस चीज में करना है कन्वर्ट, डाइन में। ठीक है, तो इस चीजों को जानने के लिए सबसे पहले कुछ जो बेसिक फैक्ट्स है आपको पहले से पता रहने चाहिए। ठीक है, कैसे पता रहना चाहिए, आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए MA, कितना होता है MA। तो अब इसका अगर आपसे पूछ दिया जाए कि SI यूनिट बताइए, क्या बताइए SI यूनिट, तो SI यूनिट ऑफ क्या निकालना पड़ेगा पहले मास इनटू SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो SI यूनिट ऑफ मास कितना हो जाएगा kg और SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हेंस SI यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो कितना होगा बताइए, SI यूनिट ऑफ SI, ये कौन सा यूनिट है SI यूनिट है, कौन सा यूनिट है SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ फोर्सेस क्या है, SI यूनिट ऑफ फोर्सेस kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इतना को ही बोला जाता है 1 न्यूटन, इतना को क्या बोला जाता है 1 न्यूटन। मतलब आपका जो न्यूटन है वो न्यूटन कौन सी यूनिट है, कौन सा यूनिट SI यूनिट है। अब CGS यूनिट की बात करें, देखिए CGS यूनिट की अगर बात करेंगे तो CGS यूनिट जो होगा यूनिट ऑफ फोर्स चाहिए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यूनिट ऑफ मास, और यूनिट ऑफ मास क्या होता है बताइए CGS यूनिट में, C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम और S मतलब सेकेंड। अब मास का यूनिट CGS में फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा ग्राम, और अगर एक्सेलरेशन का CGS यूनिट में अगर यूनिट पूछेंगे तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इतना को ही हम लोग बोलते हैं 1 डाइन, क्या बोलते हैं 1 डाइन। यानी कि डाइन आपका क्या है CGS यूनिट है और न्यूटन कैसा यूनिट है आपका SI यूनिट है। अब इतना अगर आपको पता है तो हम लोग इसके हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए सॉल्यूशन, देखिए यहाँ से सॉल्यूशन तो लिख ही दिए हैं। अब इतना जानने के बाद आपको क्या करना, सबसे पहले इसमें जो डाटा दिया हुआ है वो डाटा को लिख लीजिए। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं सिंस नंबर कितना दे रखा है, N1 आपको कितना दे रखा है, N1 कितना दे रखा है 2। ठीक है, अब N1 का यूनिट यानी कि U1 कितना दे रखा है न्यूटन, कितना दे रखा है न्यूटन। उसके बाद N2 पता है आपको, N2 नहीं पता है, ये आपको फाइंड करना है, क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद बताइए U2 दे रखा है आपको, U2 कितना दे रखा है डाइन। ठीक है, U2 कितना दे रखा है डाइन। पर इसको एक और तरीका है सीखने का, वो थोड़ा देर के बाद सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें सीखिए, इतना तो सीख गए।
अब आपके पास किसका यूजिंग बोला था, किसको, N1, देखिए N2 U2 इज इक्वल टू N1 U1, N1 एंड U1, इन दोनों का हेल्प से आपको क्या कर रहा था, फाइंड करना है। तो आपको फाइंड क्या करना है, N2। अगर N2 अगर आपको चाहिए तो U2 को क्या कीजिए, उससे ट्रांसपोज कर दीजिए, कितना हो जाएगा, N1 इंटू U1 बाय U2, U1 बाय U2। अब देखिए N2 तो फाइंड ही करना है, तो N1 की वैल्यू बताइए कितना है, N1 की वैल्यू कितना है 2 इंटू U1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, N न्यूटन, कितना दे रखा है, न्यूटन। U2 की वैल्यू कितना दे रखा है, डाइन, कितना है, डाइन। पर दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग यूनिट है, तो इसको चेंज कर लीजिए। 2 न्यूटन को कितना लिखा है मैंने, 1 न्यूटन कितना होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय डाइन कितना था, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए अगर आप चाहे तो इस ये सेकेंड स्क्वायर को इस सेकेंड स्क्वायर से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो N2 आपको निकालना है, राइट। तो N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू क्या कर सकते बताइए। अब देखिए केजी को सबसे पहले ग्राम में चेंज कीजिए, कितना आ जाएगा, 1 केजी में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। उसके बाद मीटर में कितना, सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, होल डिवाइडेड बाय, ग्राम तो ग्राम ही था, उसका सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर ही रहेगा। अब इन दोनों को गौर से देखिए, तो यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल, ग्राम से ग्राम कैंसल। आपका जो N2 निकल के आना है, N2 आपका कितना हो जाएगा, 2 इंटू 30 यहाँ 20 यहाँ 10 की पावर कितना हो जाएगा 5, यानी कि आपके पास नंबर कितना निकल के आ गया, N2। यूनिट आपको पता है डाइन। तो 2 न्यूटन आपको क्या बोला था, 2 न्यूटन को किस चीज में कन्वर्ट करना बताइए, 2 न्यूटन को कन्वर्ट करना था डाइन में। 2 न्यूटन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर 5, 2 की पावर 5 डाइन, यही आपका हो जाएगा आंसर। बस समझ रहे, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। पर इसी चीज को आप चाहे तो दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, दूसरे तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन था कि 2 न्यूटन को कन्वर्ट करना है, क्या करना है, कन्वर्ट 2 न्यूटन, बोलिए, कन्वर्ट 2 न्यूटन इंटू डाइन, कन्वर्ट 2 न्यूटन इंटू डाइन। इसके लिए एक और तरीका था, अभी आपने क्या पढ़ा था बताइए, कि 1 न्यूटन, सॉल्यूशन में देखिए इसको क्या पढ़ा था आपने, 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इस 1 न्यूटन को किस चीज में चेंज करना है, देखिए 2 न्यूटन किस में चेंज करना, डाइन में। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। तो इसके लिए सीजीएस में अगर चेंज करेंगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो अब देखिए 1 न्यूटन कितना, न्यूटन 1 न्यूटन, इसको डाइन में चेंज करने के लिए सबको क्या करना पड़ेगा, सीजीएस यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1 केजी में 1000 ग्राम, इंटू 1 मीटर में 100 मीटर, इंटू सेकेंड स्क्वायर, तो आपका सेकेंड स्क्वायर चेंज ही नहीं होगा क्योंकि वो सीजीएस में सेकेंड रहता है और एमकेएस में भी सेकेंड। तब 1 न्यूटन कितना, 1 न्यूटन, 30 इधर और 20 इधर, कितना हो जाएगा बताइए, 10 की पावर 5 ग्राम मीटर, सॉरी मीटर नहीं, यहाँ सेंटीमीटर होगा ना, मीटर को तो आपने चेंज कर दिया, किस चीज में चेंज किया, सेंटीमीटर में, कितना हो जाएगा ये सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको अच्छे तरह से पता है कि इस 10 टू दी पावर 5, ये जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना को क्या बोलते हैं, डाइन। मतलब यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, ये डाइन, क्या लिखेंगे आप, डाइन, कितना लिखेंगे, डाइन। यानी कि आपके पास जो रिजल्ट निकल के आया वो क्या निकल के आया है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डाइन, ठीक है। आप इसके हेल्प से भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, सिंस वी नो दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन, 10 की पावर 5 डाइन, देयरफॉर हाउ मच न्यूटन डू यू वांट, 2 न्यूटन, 2 न्यूटन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 2 न्यूटन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर 5 डाइन, इतना डाइन। तो आप एक ये भी तरीका था जिसका यूज करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं, पर वहां बोला गया था N1 और U1 का यूज करके
बताना है। एक और क्वेश्चन है जो घर से बना के लाएंगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये लिख लीजिए, लिखिए कन्वर्ट या चेंज लिख लीजिए, चेंज क्या चीज, चेंज 7 जूल